हेलो एवरीवन, दिस इज़ नोमान सलीम, लेक्चरर इन इकोनॉमिक्स। आज हमारा पीपीएससी लेक्चरर इकोनॉमिक्स की टेस्ट प्रिपरेशन सीरीज़ का लेक्चर नंबर 12 है। अगर आपने मेरे पिछले 11 लेक्चर्स नहीं देखे तो उनके लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं, आप वहां से देख सकते हैं। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जिसमें हम स्पेसिफिकली ज्योमेट्रिक मेथड को डिस्कस करेंगे। आइए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। Measurement of point elasticity by geometric method. Point elasticity can be measured by geometric method in two ways, on straight demand curve, on arc demand curve. अब हम पहले देखते हैं कि point elasticity एक straight demand curve पे क्या होती है, उसके different points पे हम उसकी elasticity देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि अगर demand curve arc shape की होगी तो उस पे जो elasticity होगी वो क्या होगी। Point elasticity on straight demand curve. If demand curve is a straight line, it is extended and joined to both axes. Suppose करें कि यहाँ पे point A है और यहाँ पे point B है। अगर तो demand curve straight line होगी तो वो इन दोनों points को join करेगी, तो हमारे पास एक straight demand curve बन जाएगी। उस पे different points हैं। Suppose कर लें point E है, C है, D है और इनके इन बिटवीन कोई पॉइंट्स होंगे। अब इन पॉइंट्स पे जो हमने इलास्टिसिटी फाइंड करनी है तो उसको हम पॉइंट इलास्टिसिटी ऑन स्ट्रेट डिमांड कहेंगे। हमें इलास्टिसिटी का फॉर्मूला पता है, वो ये है, और हमें ये भी पता है कि स्लोप ऑफ अ स्ट्रेट लाइन की अगर हमने स्लोप निकालनी हो स्ट्रेट लाइन की तो उसके लिए राइज ओवर रन वाला फॉर्मूला यूज़ किया जा सकता है। यहाँ पे राइज प्राइस है और रन पर यहाँ पे क्यू है। अगर हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे तो हम स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व के ऊपर डिफरेंट पॉइंट्स पर पॉइंट इलास्टिसिटी इजीली फाइंड कर लेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं पॉइंट सी पर। पॉइंट सी पर प्राइस पी है और जो क्वांटिटी क्यू है। अगर हम इलास्टिसिटी एट पॉइंट सी देखें तो पी ओवर क्यू वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे तो पी यहाँ पे ओपी होगा और Q यहाँ पे OQ होगा, और इन दोनों का डिस्टेंस हम देख सकते हैं कि इक्वल है। अगर इन दोनों का डिस्टेंस इक्वल है तो यहाँ पे जो इलास्टिसिटी एट पॉइंट C आएगी वो इक्वल टू 1 आ जाएगी। सो इलास्टिसिटी एट पॉइंट C इज इक्वल टू 1। अब हम इलास्टिसिटी देखते हैं एट पॉइंट D। इलास्टिसिटी एट पॉइंट D ये होगी कि यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो प्राइस है वो 0 होगी है और जो क्वांटिटी है वो इक्वल टू OB है। जब 0 को OB पे डिवाइड किया तो आंसर 0 आ गया। सो इलास्टिसिटी एट पॉइंट D इज इक्वल टू 0। अब हम इलास्टिसिटी एट पॉइंट E देख सकते हैं। इलास्टिसिटी एट पॉइंट E इज इक्वल टू, यहाँ पे हम देखें तो जो Q है अब Q 0 हो गया है और जो प्राइस है वो टोटल OA हो गई है। जब OA को हमने 0 पे डिवाइड किया तो मैथ का रूल है कि किसी भी चीज़ को जब हम 0 पे डिवाइड करते हैं तो आंसर इन्फिनिटी आ जाता है। सो इलास्टिसिटी एट पॉइंट E इज इक्वल टू इन्फिनिटी। अब हम देखते हैं कि इनके इन बिटवीन जो इलास्टिसिटी होगी वो क्या होगी। सपोज कि कोई पॉइंट यहाँ पे हो सकता है, एक पॉइंट यहाँ पे भी हो सकता है। सो C और D के इन बिटवीन पॉइंट इलास्टिसिटी क्या होगी और C से E के इन बिटवीन पॉइंट इलास्टिसिटी क्या होगी। सबसे पहले हम देखते हैं, सपोज करते हैं पॉइंट F। अब पॉइंट F पे हमने देखना है कि पॉइंट इलास्टिसिटी क्या होगी। सो यहाँ पे जो हमारी प्राइस होगी वो OP1 हो जाएगी और जो क्वांटिटी हो जाएगी वो OQ1 हो जाएगी। सो इलास्टिसिटी एट पॉइंट F हम देखें तो OP1 को जब हम OQ1 पे डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे हमें पता है कि जो OQ1 है वो OP1 से ग्रेटर है, और जब डिनोमिनेटर का आंसर न्यूमरेटर से ग्रेटर होता है तो आंसर हमारे पास लेस देन 1 आता है। सो इसलिए इलास्टिसिटी एट पॉइंट F जो है वो लेस देन 1 होगी। वैसे भी हम देख सकते हैं कि यहाँ पे सेंटर में आंसर इलास्टिसिटी का 1 है और यहाँ पे 0 है। जब हम नीचे की तरफ आ रहे हैं तो इलास्टिसिटी कम हो रही है, इसलिए इसका मतलब ये हुआ कि जो इलास्टिसिटी F पे होगी वो लेस देन 1 होगी, क्योंकि यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 0 है, तो इसके इन बिटवीन कोई भी पॉइंट होगा तो वहाँ पे जो पॉइंट इलास्टिसिटी होगी वो लेस देन 1 होगी। अब हम इलास्टिसिटी देखते हैं एट पॉइंट G। अब पॉइंट G पे जो प्राइस होगी वो P2 हो जाएगी और जो क्वांटिटी होगी वो Q2 हो जाएगी। सो इलास्टिसिटी एट पॉइंट G इज इक्वल टू
OP2 डिवाइडेड बाय OQ2। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि OP2 ग्रेटर है OQ2 से। जब भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से ग्रेटर होता है तो आंसर ग्रेटर देन 1 आएगा। सो इसका मतलब है कि इलास्टिसिटी एट पॉइंट G इज ग्रेटर देन 1, जो कि हमें ये शो कर रही है कि जो इलास्टिसिटी C और E के इन बिटवीन कोई भी पॉइंट होगा तो यहाँ पे जो पॉइंट इलास्टिसिटी होगी वो ग्रेटर देन 1 होगी। सो एक तो हमारे पास ये मेथड था। दूसरा हम देख सकते हैं यहाँ पे कि जब आंसर सेंटर में 1 आ गया, यहाँ पे 0 आ गया, यहाँ पे इन्फिनिटी आ गया। सो हम देख सकते हैं कि स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व जब ऊपर से नीचे की तरफ अप्रोच कर रही है तो इलास्टिसिटी कम हो रही है, और अगर नीचे से ऊपर की तरफ मूव कर रही है तो इलास्टिसिटी ज़्यादा हो रही है। सेंटर में यूनिट इलास्टिक था, जितना क्वांटिटी में चेंज है उतना ही प्राइस में चेंज है। सो इसके इन बिटवीन 1 और 0 के इन बिटवीन जो पॉइंट इलास्टिसिटी होगी वो लेस देन 1 होगी, और 1 और इन्फिनिटी के इन बिटवीन जो इलास्टिसिटी होगी वो ग्रेटर देन 1 होगी। सो यहाँ पे हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व के सेंटर में जो इलास्टिसिटी होती है, पॉइंट इलास्टिसिटी, वो इक्वल टू 1 होती है। और जब स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व एक्स एक्सिस को अप्रोच करती है, एक्स एक्सिस को टच करती है, तो यहाँ पे उसकी इलास्टिसिटी इक्वल टू 0 हो जाती है। और जब स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व वाई एक्सिस को टच करती है तो वहाँ पे उसकी इलास्टिसिटी इक्वल टू इन्फिनिटी हो जाती है। और जब स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व ऊपर से नीचे की तरफ अप्रोच कर रही होती है एक्स एक्सिस को, मतलब कि वो अप से डाउनवर्ड की तरफ अप्रोच कर रही है एक्स एक्सिस की तरफ, तो यहाँ पे उसकी इलास्टिसिटी कम होती जाती है। इसका मतलब है कि सेंटर से बिलो की तरफ हम आएंगे तो जो प्रोडक्ट की इलास्टिसिटी है वो लेस होती जाएगी, लेस इलास्टिक होती जाएगी। और सेंटर से जब हम ऊपर की तरफ जाएंगे, अबव जाते जाएंगे, तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट की इलास्टिसिटी है वो ज़्यादा होती जाएगी, क्योंकि वो इन्फिनिटी को अप्रोच कर रही है। इन्फिनिटी का मतलब है परफेक्टली इलास्टिक, ईडी ग्रेटर देन 1 का मतलब है कि मोर इलास्टिक, ईडी इक्वल टू 1 का मतलब है यूनिट इलास्टिक, ईडी लेस देन 1 का मतलब है लेस इलास्टिक, ईडी इक्वल टू 0 का मतलब है परफेक्टली इन इलास्टिक। सो हम यहाँ से देख सकते हैं कि जैसे ये पॉइंट ई से हम डी की तरफ अप्रोच कर रहे हैं तो हमारे प्रोडक्ट की जो इलास्टिसिटी है वो कम होती जा रही है, वो लेस इलास्टिक होती जा रही है। और जैसे ही वो एक्स एक्सिस को टच करती है, यहाँ पे प्रोडक्ट की इलास्टिसिटी परफेक्टली इन इलास्टिक हो जाती है। सो हम इस तरह से स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व के ऊपर पॉइंट इलास्टिसिटी डिफरेंट पॉइंट्स पे फाइंड कर सकते हैं। अगर तो इलास्टिसिटी 1 से 0 के इन बिटवीन होगी तो वो लेस इलास्टिक होगी, उसका आंसर लेस देन 1 होगा। और अगर इलास्टिसिटी 1 से इन्फिनिटी के इन बिटवीन होगी तो वो ग्रेटर देन 1 होगी, जिसका मतलब होगा मोर इलास्टिक। Point elasticity on arc demand curve. If demand curve is in the shape of an arc and we are required to measure the elasticity of demand at some point on a demand curve, then draw a tangent at that point and then join with both the axes. Let's suppose कि ये एक आर्क डिमांड कर्व है, उस पे ये पॉइंट E है जिस पे हम पॉइंट इलास्टिसिटी फाइंड करना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे और उस टेंजेंट को हम दोनों एक्सिस के साथ ज्वाइन कर देंगे। सो यहाँ पे ये टेंजेंट इस पॉइंट E को कट करके गया और वो y एक्सिस को F पे उसने टच किया और x एक्सिस को उसने D पे टच किया। सो इस केस में हम देख सकते हैं कि ये जो सेंटर है इस पे जो प्राइस है वो P है और जो क्वांटिटी है वो Q है। इन दोनों का जो डिस्टेंस है वो इक्वल है। सो यहाँ पे द स्लोप ऑफ दिस टेंजेंट शोज पॉइंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। जो इस टेंजेंट की स्लोप होगी वो हमें पॉइंट इलास्टिसिटी ऑफ आर्क डिमांड कर्व शो करेगी। सो हम क्या करेंगे, यहाँ पे डिवाइड लोअर पार्ट ऑफ द टेंजेंट विद अपर पार्ट। लोअर पार्ट है हमारे पास ED है और अपर पार्ट हमारे पास EF है। हम इन दोनों पार्ट्स को दो पॉइंट्स में हमने डिवाइड कर दिया। अब हम क्या करेंगे कि लोअर पार्ट को हम अपर पार्ट पर डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास इस पॉइंट की जो इलास्टिसिटी है वो
आ जाएगी। अगर हम इलास्टिसिटी एट पॉइंट ई देखें तो क्या होगा, लोअर पार्ट है ईडी, ईडी को हमने डिवाइड कर दिया अपर पार्ट पे ईएफ पे। जब ईडी और ईएफ का डिस्टेंस एक है तो इनकी जो इलास्टिसिटी का आंसर आएगा, जो पॉइंट इलास्टिसिटी एट पॉइंट ई आएगी, वो इक्वल टू 1 आएगी। सो इसका मतलब है कि जब भी कोई डिमांड कर्व, आर्क डिमांड कर्व होगी तो उसकी इलास्टिसिटी इक्वल टू 1 आती है। ये था हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको लेक्चर पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आप मेरी आने वाली टेस्ट प्रिपरेशन सीरीज़ फॉलो कर सकें। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे अबाउट डिटर्मिनेंट्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। मीनवाइल अगर आपके कोई क्वेश्चंस, क्यूरीज या सजेशंस हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं ताकि मैं आने वाले लेक्चर्स में उनको भी एड्रेस कर सकूं। थैंक यू।